Hello students, good evening to everyone. So welcome back to the class. Today is 18th of December 2024 and हम कर रहे थे चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ऑफ 9th स्टैंडर्ड। तो इस चैप्टर में जो है हम थ्योरी पोर्शन खत्म करके फिर हम एक्सरसाइज के जो 10 क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। तो ये स्टेटमेंट क्या है? According to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. तो ये जो फर्स्ट लाइन है वो क्या कह रही है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या कहता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी फिर हमको पुश करेगा विद द सेम फोर्स, इक्वल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, अगर हम इसको बोर्ड को पुश कर रहे हैं तो ये बोर्ड भी जो है इस हैंड को पुश कर रहा है, लेकिन जो हैंड है वो बोर्ड पर फोर्स लगा रहा है इन द इनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन ये जो बोर्ड है वो हैंड पर डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बाहरवार को। तो इसका मतलब ये जो फोर्सेस हैं एक दूसरे के ऊपर लग रही हैं, हैंड के ऊपर बाय द बोर्ड एंड बोर्ड के ऊपर फ्रॉम द हैंड, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शंस। ठीक, इफ द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक, मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक है, पार्क्ड अलोंग द रोड साइड के अलोंग पार्क हुआ है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। तो अगर हम उसको पुश करेंगे तो वो मूव नहीं होगा, ये बात है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप किसी ट्रक को जाकर धक्का दोगे तो वो ऐसे आपके धक्के से वो नहीं चलेगा। A student justifies this by answering that, अब स्टूडेंट ने क्या इसका आंसर दिया भी, वो क्यों नहीं चलेगा। उसने क्या कहा, that the two opposite and equal forces cancel each other, कि जो दो फोर्सेस थी, एक तो जो ऑब्जेक्ट था, जो बच्चा था, वो ट्रक के ऊपर फोर्स लगा रहा था, दूसरा जो ट्रक है वो बच्चे के ऊपर फोर्स लगा रहा था। ये दोनों फोर्सेस ने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इक्वल थी इसलिए इन्होंने कैंसिल कर दिया, तो इसलिए ट्रक नहीं चल पाया। तो इस लॉजिक पर कमेंट कीजिए एंड आप ये भी बताइए कि वो ट्रक क्यों नहीं चला। अब देखिए कि जब आपने ट्रक को फोर्स लगाई, सपोज दिस इज द ट्रक एंड दिस इज द स्टूडेंट, ठीक है, तो जब स्टूडेंट ने ट्रक के ऊपर फोर्स लगाई तो स्टूडेंट का ट्रक के ऊपर फोर्स लगाना वो क्या होगा, एक्शन होगा, एंड सेम ट्रक का फिर स्टूडेंट के ऊपर फोर्स लगाना वो क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल, बट इसने क्या कहा है कि वो एक दूसरे को कैंसिल भी करेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज ये अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं। जो एक्शन है वो किस पर लग रहा है, ट्रक के ऊपर लग रहा है, और जो रिएक्शन है वो किस पर लग रहा है, वो स्टूडेंट के ऊपर लग रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये तो स्टूडेंट के ऊपर लग रहा है, तो ये ट्रक के ऊपर तो नहीं लग रहा, ट्रक के ऊपर तो एक ही फोर्स लग रही है, वो है फ्रॉम द स्टूडेंट। ठीक है, वो उसको धक्का लगाया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, तो इसके ऊपर कोई एक्शन, एक ही फोर्स लग रही है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है एक्शन, लेकिन इसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स तो नहीं लग रही कि जो इसको जो है बैलेंस कर देगी, इसको जो है खत्म कर देगी। ये जो रिएक्शन है ये दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, ये जो रिएक्शन है ये स्टूडेंट के ऊपर लग रहा है, ट्रक के ऊपर नहीं लग रहा। तो एक्शन एंड रिएक्शन जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। अब बात ये आती है कि अगर इन्हें नहीं करेंगे तो एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव, तो फिर बताइए कि ट्रक जो है वो मूव क्यों नहीं हुआ। तो ट्रक इसलिए मूव नहीं हुआ बिकॉज ट्रक के बीच, ट्रक के टायर्स के बीच एंड फ्लोर के बीच बहुत ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन थी। ठीक है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से ट्रक को इतनी थोड़ी सी हमने फोर्स लगाई तो वो नहीं चल पाया। जब जो हमारी जो अप्लाइड फोर्स है उस स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, हम वो मूविंग पे आ जाएगा, तब वो जो है ट्रक फिर चलने लगेगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जब खत्म हो जाएगी फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी, आफ्टर दैट जो है वो मूव होगा, ऐसे वो मूव नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12। ये स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं हम, क्या है। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, एक छोटी सी बॉल है हॉकी की और उसका मास कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम, ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो कितनी स्पीड से चल रही है,
10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रही है। अब इसकी चलती हुई की स्पीड बताई है स्टार्टिंग में, सो इट इज द इनिशियल स्पीड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, स्मॉल यू। 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक। तो इस चलती हुई बॉल को, जो कि इतनी स्पीड से चल रही थी, एक हॉकी स्टिक के द्वारा रोका गया। सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। बॉल आ रही थी, हॉकी स्टिक ने इसको रोक दी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पाथ, कि जिस भी वो पाथ से आ रही थी, जिस भी साइड से वो आ रही थी, उसी साइड को फिर वो वापस चले गई, ओरिजिनल पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो वापस गई तो कितनी वेलोसिटी से गई? 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से गई। अब यहाँ पर मैं वेक्टर साइन डाल रही हूँ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अब ये थी इसकी इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन कि वो इस साइड को आ रही थी, फिर हॉकी स्टिक ने उसको रोका और ये अपने ओरिजिनल पाथ की तरफ, इस तरफ आ रही थी। अगर हॉकी स्टिक ना रोकती तो इसने सीधा सीधा चली जाना था। हॉकी स्टिक ने इसको रोक लिया, फिर बाद में इसको इस तरफ जो है वो मोड़ दिया, तो अपने ओरिजिनल पाथ की तरफ ये मुड़ गई। तो जब ये मुड़ी तो इसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए कि अब जो मुड़ रही है इस डायरेक्शन को आ रही है, ये थी यू, इस साइड आ रहे हैं हम, यहाँ पर हम ले रहे हैं पॉजिटिव साइन फॉर द वेलोसिटी, ठीक है, इधर को आ रही है पॉजिटिव साइन। अब ये जो है v डायरेक्शन है, v किधर को है? इस साइड को जा रही है। मान लीजिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये उल्टा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये जो डायरेक्शन है, हम जो ओरिजिनल डायरेक्शन ले रहे हैं उसके ऑपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। जो भी उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, अब ये उसकी जो डायरेक्शन है फाइनल, उससे उल्टी है, उसके ऑपोजिट साइन में है, तो इसलिए हमने ऑपोजिट साइन को बताने के लिए माइनस लगा दिया। तो ये थी उसकी फाइनल वेलोसिटी v। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है चेंज ऑफ मोमेंटम, किसमें मोमेंटम कितना हुआ अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो हॉकी स्टिक ने जो भी इसको फोर्स लगाई, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या हुआ, वो हमने फाइंड आउट करना है। हाँ जी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होएगा हमारा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम लेट्स से इट इज p1, वो क्या आएगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर। मास कितना दे रखा है? 200 ग्राम। तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 200 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 फॉर द किलोग्राम। तो ये आ गया 0.2 किलोग्राम। ठीक है, मास आ गया 0.2 किलोग्राम। अब मोमेंटम p1 वेक्टर मास इंटू u, मास कितना है? 0.2। इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ गया? हमको पॉइंट हटाया तो ये आ गया 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आई p1 की वैल्यू, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये था इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम लेट्स से p2 वेक्टर। फाइनल मोमेंटम मास और जो भी इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v वेक्टर। मास कितना है? 0.2 एंड v वेक्टर क्या है? इसमें साथ अब माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन दैट इज -5। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये 10 लगा, 5 2 10, दैट इज -1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा इनिशियल मोमेंटम p1 और ये आ गया हमारा फाइनल मोमेंटम p2। तो अब इसने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हमने फाइंड आउट करना है। चेंज इन मोमेंटम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा p वेक्टर विच इज फाइनल माइनस इनिशियल। बाद वाला मतलब जो भी बाद वाला होगा फाइनल वाला वो पहले, माइनस इनिशियल क्या है हमारा? p1 वेक्टर। तो जो एंड में बना वो कितना बना? -1। ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला है और ये माइनस जो इसमें आया था माइनस, और स्टार्टिंग में कितना था मोमेंटम? 2। तो ये कितना बन गया? -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर ने उसमें क्या पूछा है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? विद द ओनली डेल्टा p, दैट इज इसमें वेक्टर साइन नहीं आएगा, इसमें जो है हमने नेगेटिव साइन नहीं बताना, इसकी डायरेक्शन नहीं बताने की किस साइड को है। सो ये क्या आएगा? मॉड ऑफ डेल्टा p वेक्टर। डेल्टा p वेक्टर की इसमें क्या थी? डायरेक्शन भी थी, इसका मॉड कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, दैट इज -3 का मैग्नीट्यूड, और वो क्या आ जाएगा? सिंपल 3।
इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया हमारे पास 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका आंसर। देख लीजिए इसको एक बार। Yes, students, this is question number 13. A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with the velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट थी जिसका मास कितना दिया है 10 ग्राम और वो हॉरिजॉन्टली चल रही थी 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, तो वुडन ब्लॉक जो कि स्टेशनरी था, रेस्ट पर था, उसके बीच उसके गई, स्ट्राइक की, टकराई एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। तो जैसे ही लेट सपोज ये है हमारा वुडन ब्लॉक और यहाँ से जो है वो बुलेट चलकर आ रही है और ये जो बुलेट है उसका मास 10 ग्राम है और ये 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। जैसे ही ये वुडन ब्लॉक को टकराई, टकराने के बाद ये 0.03 सेकेंड के बाद जो है वो रेस्ट पे आ गई। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet। हाँ जी, तो इसमें क्या है कि जैसे ही वो टकराई 0.03 सेकेंड के बाद वो रेस्ट पे आ गई। तो आपने फाइंड आउट करना है, जैसे ये बुलेट यहाँ से आ रही थी, इसको जैसे ही टकराई 0.03 सेकेंड के बाद जो है वो रेस्ट पे आ गई। अब 0.03 सेकेंड उसको इतना सा टाइम लगा रेस्ट पे आने का, इसका मतलब कि वो इसके अंदर चली गई, पेनिट्रेट कर गई। तो जैसे ही वो इसके अंदर गई 0.03 सेकेंड के लिए, तो इसने इतना सा जो है वो डिस्टेंस कवर किया होगा, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, कि जो बुलेट है वो इतना सा पेनिट्रेट कर गई इसके अंदर, तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। हाँ जी, तो इसमें जो मास है वो कितना दे रखा है हमको 10 ग्राम। तो सबसे पहले इसको भी किस में चेंज कर लेते हैं, किलोग्राम में। 10 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻² किलोग्राम। ठीक है जी। विद द वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से वो चल रही थी, इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, अब जैसे ही देखो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो जैसे ही ये गोली इसके अंदर गई तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी 150 मीटर पर सेकेंड। इतना उसने डिस्टेंस कवर अप किया, वो हमने फाइंड आउट करना है। और इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर अप किया, 0.03 सेकेंड में कवर अप किया। और इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक गई, इसका मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज है और हमने ये एस फाइंड आउट करना है, पहले एस फाइंड आउट करना है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet। अब बुलेट रुकी क्यों, सीधा क्यों नहीं गई, बिकॉज वुडन ब्लॉक ने कुछ ना कुछ फोर्स लगाई होगी बुलेट पर, इसीलिए तो वो रुक गई, नहीं तो वो आगे चली जाती। तो वही फोर्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि जो फोर्स जो है वो ब्लॉक ने लगाई है किसके ऊपर, बुलेट पर। बाय ब्लॉक, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन बुलेट, चाहे आप सिंपल एफ भी लिख लोगे वो भी ठीक है, ये स्टेटमेंट में दिया ही हुआ है, बाय ब्लॉक ऑन बुलेट। तो ये हमने कैलकुलेट करना है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम इस फाइंड आउट करते हैं द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन की, कितना वो पेनिट्रेट की। अब देखिए ऐसे फाइंड आउट करना है। एंड अगर हम बात करें इक्वेशंस ऑफ मोशन की, तो उसमें ऐसा आता था दो जगह पर, एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में और एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो इन दोनों में हमने s फाइंड आउट करना है। तो s तभी फाइंड आउट होगा अगर बाकी के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता होगी। तो s को अगर देखें, u की वैल्यू गिवन है 150, t गिवन है 0.03, हाफ, a एक्सेलरेशन हमारे पास है नहीं, ठीक है, a की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर दो होंगे ना वेरिएबल्स जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता, तो अगर एक की पता हो तो फिर ही हम दूसरे की फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन में आ जाए, v 0 है, u 150 है, 2 a फाइंड आउट करना है और s भी फाइंड आउट करना है। अगेन इस इक्वेशन में फिर से दो अननोन वेरिएबल्स आ गए, a एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्टेंस।
तो इसलिए फिर हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इस a को फाइंड आउट कर लेते हैं। a को फाइंड आउट कैसे करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच सेज v इज इक्वल टू u प्लस 80। v इज फाइनल वेलोसिटी 0, u इज इनिशियल वेलोसिटी 150 एंड a एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और t कितना है 0.03 सेकेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a फाइंड आउट करेंगे। v 0 है, u 150, a एक्सेलरेशन, टाइम है 0.03। ए फाइंड आउट करना है, 150 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो एक्सेलरेशन हमारी आ जाएगी -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई हमारी ए एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो अब मैं जो स्टेटमेंट है वो इरेज कर रही हूँ, ठीक है। सो आगे फर्दर इसको सॉल्व आउट करने के लिए तो अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, तो हमने फाइंड आउट करना है s की वैल्यू। तो ये हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो हम थर्ड से कर लेते हैं। v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू 150 स्क्वायर टू a की वैल्यू कितनी है माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया कि ये क्या बता रही है, रिटार्डेशन बता रही है, -5000 एंड डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना था। सो एस क्या आ गया 0 का 0, ये माइनस 150 का स्क्वायर 150 इंटू 150। अब ये देखिए ये जो माइनस है इस ब्रैकेट के बाहर है, स्क्वायर जो है सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली चीज का ही है। सो 150 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, ये माइनस इस स्क्वायर के बाहर है, इसलिए माइनस 2 बार मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सिंगल टाइम ही लगेगा। और ये सारी चीज एस के साथ क्या हो रही थी मल्टीप्लाई, और इधर आकर क्या आ जाएगी डिवाइड। तो इसके नीचे डिवाइड, ये माइनस साइन, ये 2 इंटू 5000। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये बन जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 का स्क्वायर 225 एंड ये गया नीचे 100 और ये बन गया 2.25 मीटर। इसका मतलब कि वो जो बुलेट थी वो 0.03 सेकेंड में ब्लॉक के अंदर गई, कितना गई 2.25 मीटर तक वो ब्लॉक के अंदर चले गई, ठीक है। ये है हमारा डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। और नेक्स्ट जो उसने पूछा था वो पूछा था कि ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर कितनी फोर्स लगाई, ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछा था इसका, ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर कितनी फोर्स लगाई इसका मैग्नीट्यूड। सो फोर्स का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स किसके ऊपर लग रही है बुलेट के ऊपर, तो यहाँ पर क्या आएगा बुलेट का मास। तो बुलेट का मास हमको दे रखा था 10 ग्राम, और इसको अगर हम किलोग्राम में करेंगे तो वो आ जाता था 10⁻⁻², 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। सो 10⁻⁻² मास आ गया एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है -5000, माइनस मतलब रिटार्डेशन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया -50 न्यूटन, ठीक है। ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। क्यों है वेक्टर फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पर हमने माइनस साइन भी इंक्लूड किया है। माइनस साइन गिव्स अस द डायरेक्शन कि जो ये जो फोर्स है ये मोशन के अपोजिट लग रही है, ठीक है। ये एक हिसाब की फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये लग रही है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड चाहेंगे, मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका मॉड, दैट इज मॉड ऑफ 50 न्यूटन विच इज 50 न्यूटन ओनली, ठीक है। तो इतनी फोर्स जो है जो ब्लॉक लगा रहा है बुलेट के ऊपर, ठीक है। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करी, क्यों, बिकॉज हमको डिस्टेंस चाहिए था एंड बाद में फोर्स कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, students, this is question number 14. An object of mass 1 kilogram traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kilogram. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total
Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. तो इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे रखा है 1 किलोग्राम. सपोज इसका मास है 1 किलोग्राम. ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी, तो ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है. कोलाइड्स विद एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, तो ये एक था वुडन ब्लॉक जिसका भार कितना था 5 किलोग्राम एंड स्टार्टिंग में ये रेस्ट पर था. रेस्ट पर मतलब कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 0 मीटर पर सेकेंड. ये मूव कर रहा था, ये रेस्ट पर ही था. ये था फर्स्ट सिनेरियो. ठीक है, मास 5 किलोग्राम. देन दे बोथ मूव, जब ये इसके साथ स्ट्राइक हो गया. ठीक है, बिफोर द इम्पैक्ट ये सीन है, बिफोर द इम्पैक्ट. एंड जैसे ही ये इसके साथ स्ट्राइक हो गया, फिर क्या हुआ कि 1 किलोग्राम ये था और 5 किलोग्राम ये था. ये दोनों ही कुछ वेलोसिटी के साथ जो आगे को मूव होने लग गए सेम स्ट्रेट लाइन में, जिस लाइन में ये आ रहा था. ये 1 किलोग्राम का चलकर आ रहा था, ये रेस्ट पर था, ये आकर इसके साथ टकरा गया. फिर ये दोनों ही एक साथ मूव करने लग गए. ये था. ठीक है, दिस इज द आफ्टर द इम्पैक्ट. ओके, सो कैलकुलेट करना है मोमेंटम आपको बिफोर द इम्पैक्ट एंड आफ्टर द इम्पैक्ट. ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हमारे पास जो दो बॉक्सेस हैं, लेट्स से फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकंड वन इज 2, जो इसकी नोटेशंस हैं उसको m1 m2 क्या लेते हैं. सॉल्यूशन गिवन क्या है, मास 1, फर्स्ट बॉक्स का मास कितना है 1 किलोग्राम. u1 इसकी स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ सेकेंड बॉक्स 5 किलोग्राम. इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी u2 0, बिकॉज ये रेस्ट पर था. फिर कोलाइड होने के बाद ये दोनों चलने लगे किसी एक v वेलोसिटी के साथ. सो पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट. ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, बिफोर द इम्पैक्ट. हाँ जी, तो मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो दो ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास, एक था 1 किलोग्राम और दूसरा था 5 किलोग्राम का. तो इसकी मास इनटू वेलोसिटी और इसका मास इनटू वेलोसिटी दोनों का ऐड करेंगे तो ये टोटल मोमेंटम आ जाएगा. दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2. ये आ जाएगा टोटल मोमेंटम. मास m1 1 किलोग्राम, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. मास m2 5 किलोग्राम, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब 10 इंटू 1 10 एंड 5 इंटू 0 0. तो ये कितना बन गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इतना बना हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट. कि कोलाइड करने से पहले ये टोटल मोमेंटम इतना था. अब उसने पूछा है आफ्टर द इम्पैक्ट. मोमेंटम हमने क्या बताना है आफ्टर द इम्पैक्ट. अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट. कि जो लीनियर मोमेंटम है वो हमारा चेंज पूरे सिस्टम का चेंज नहीं होता जितना पूरे सिस्टम का. अब इस सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं. तो इन दोनों का मिला के जितना भी लीनियर मोमेंटम इम्पैक्ट से स्ट्राइक होने से पहले रहेगा उतना ही टोटल लीनियर मोमेंटम दोनों बॉडीज का बाद में भी रहेगा. तो इसका मतलब कि बिफोर के लिए भी आंसर कितना है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर के लिए भी आंसर कितना है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी. फिर उसने पूछा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट कंबाइंड हो गया 1 किलोग्राम आया 5 किलोग्राम के साथ चिपक गया, फिर ये दोनों ही किसी वेलोसिटी से मूव करने लग गए. तो वो फाइनल कौन सी वेलोसिटी से मूव करने लग गए वो हमने फाइंड आउट करना है. तो अब देखिए कि जो फाइनल मोमेंटम होगा, अगेन मोमेंटम का तो सेम फार्मूला है हमारे पास, क्या, मास इनटू वेलोसिटी. तो मास इनटू वेलोसिटी इसमें जो है बाद में अगर हम देखें आफ्टर द इम्पैक्ट, अगर हम देखें आफ्टर द इम्पैक्ट, आफ्टर द इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इसका जो मोमेंटम है टोटल मोमेंटम वो क्या रहेगा, मास इनटू वेलोसिटी. मास दोनों का कंबाइन हो गया, दोनों एक ही बॉडी बन गई m1 प्लस m2 और वो किसी v वेलोसिटी के साथ मूव करने लग गई.
तो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इक्वल रहेगा, तो बाद में भी कितना रहेगा 10। m1 कितना था हमारे पास 1 किलोग्राम, m2 कितना था 5 किलोग्राम, ये इसकी वेलोसिटी, और ये कितना रहेगा 10 के इक्वल। तो यानी कि वेलोसिटी कितनी आ गई 10, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गई 5, 5 2 = 10, 3 2 = 6, तो ये आ गई 1.667 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी थी जो दोनों की मूव करने लग गई वो फाइनल में। ठीक है जी, तो ये थे कुछ इसके न्यूमेरिकल्स आज के लिए। तो अभी आप इतना रिवाइज कीजिए, फिर हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय, टाटा एंड डू योर वर्क।